आज हम रीड सेकंड लेवल विज्ञान में भौतिकी में आने वाले प्रश्न और जो आए हुए हैं उन प्रश्नों पर आधारित बात करेंगे और उन पर आधारित सभी कंसेप्ट्स जो हमारे हैं उनको भी हम बारीकी से देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हम देखते हैं, ये कथन और कारण प्रकार का प्रश्न है। इसमें एक कथन दिया होता है और एक कारण, वो भी एक कथन ही होता है। पहले तो हमें ये पता लगाना होता है कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं, और अगर सही हैं तो क्या कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है या नहीं। तो कथन है, रोबोट निर्माताओं के लिए गुरुत्वाकर्षण व गति के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। गुरुत्वाकर्षण के नियमों की जानकारी होना रोबोट निर्माताओं के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर वो निर्धारित कर पाएंगे कि वो कैसे पांव उठाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, गिर तो नहीं जाएगा। और गति करनी है तो गति के नियमों की जानकारी तो आवश्यक है ही। अतः पहला कथन बिल्कुल सही है कि रोबोट निर्माताओं के लिए गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। अब कारण वाले कथन की बात करते हैं। रोबोट पर गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम लागू होते हैं। जैसा हमने पहले कथन को समझने के लिए कहा था कि लागू होते हैं और इनकी जानकारी आवश्यक है, अर्थात कारण भी सही है। और इसी कथन की वजह से, यानी कारण की वजह से ही हम कथन को समझा पा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं। अतः दूसरा ऑप्शन सही हुआ, कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये प्रश्न तो हमने कर लिया, लेकिन हमने यहाँ गति के नियमों की बात की, तो सबसे पहले गति के बारे में बात करते हैं। गति का अर्थ क्या है? गति का मतलब है, हम कहते हैं स्थिति में परिवर्तन, पर केवल इतना कहना काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मैं गतिमान हूँ या स्थिर, तो शायद आपका उत्तर होगा स्थिर, पर वास्तव में मैं गतिमान हूँ। कैसे? मैं पृथ्वी पर स्थित हूँ और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो क्या मैं भी पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहा हूँ या नहीं? कर रहा हूँ, और अगर कर रहा हूँ तो मैं गतिमान हुआ। तो अगर आपका उत्तर है कि गतिमान हूँ, तो फिर बोर्ड के सापेक्ष मेरी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं स्थिर होना चाहिए। तो मैं स्थिर हूँ या गतिमान हूँ, दोनों ही उत्तर सही भी हो रहे हैं और दोनों ही गलत भी हो रहे हैं। तो फिर हम कैसे परिभाषित करें? गति की परिभाषा के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। निर्देश तंत्र का अर्थ है जिस तल या पिंड के सापेक्ष वस्तु की गति का अध्ययन या विश्लेषण किया जाए, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। तो एक निर्देश तंत्र पहले परिभाषित होना चाहिए, तभी हम ये बता पाएंगे कि वस्तु गतिमान है या स्थिर। उदाहरण के लिए, अगर ये बोर्ड या ज़मीन निर्देश तंत्र है तो मैं स्थिर हूँ, लेकिन अगर निर्देश तंत्र चंद्रमा या मंगल या और कहीं बाहर, पृथ्वी से बाहर है, तो मैं पृथ्वी के साथ घूम रहा हूँ, अर्थात गतिमान हूँ। इसी प्रकार बस में अगर एक व्यक्ति बैठा है और बस चल रही है, तो व्यक्ति गतिमान है या स्थिर है? हमें फिर से सोचना पड़ेगा। दोनों ही उत्तर, अगर आपका उत्तर था गतिमान है तो भी गलत हो सकता है, और अगर आपका उत्तर है स्थिर तो भी गलत हो सकता है। कैसे? अगर आपका उत्तर है कि गतिमान है, इसका मतलब बस में जब व्यक्ति बैठा तो बस तो बाद में गंतव्य पे पहुंचेगी, व्यक्ति पहले ही पहुंच जाएगा क्योंकि वो गतिमान है। अगर आपका उत्तर था स्थिर है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि बस तो गंतव्य पे पहुंच गई, लेकिन व्यक्ति वहीं पर रह गया जहाँ वो था, क्योंकि वो आप स्थिर बताया आपने। तो फिर से हमें ये समझना होगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निर्देश तंत्र कौन है। निर्देश तंत्र का अर्थ है जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन या विश्लेषण किया जाए। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि निर्देश तंत्र है वो बस, या बस में बैठा हुआ कोई अन्य व्यक्ति, तो वो व्यक्ति भी स्थिर हुआ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बस में बैठा हुआ व्यक्ति की बजाय ज़मीन या ज़मीन पर स्थित कोई पेड़ निर्देश तंत्र है, तो वो व्यक्ति बस के साथ गतिमान हो गया। तो निर्देश तंत्र ही निर्धारित करता है कि गति है या नहीं है। अब हम बात करते हैं गति के प्रकार। गति 3 प्रकार की हो सकती है। पहली गति है एक विमीय गति। एक विमीय गति में सिर्फ एक ही विमा में परिवर्तन होता है। एक ही विमा अर्थात केवल x अक्ष, y अक्ष या z अक्ष में। सीधी रेखा में जो भी गति होती है वो एक विमीय गति ही कहलाती है।
इसी प्रकार द्विविमीय गति में दो विमाओं में परिवर्तन होगा, अर्थात एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड में परिवर्तन होगा। द्विविमीय गति के उदाहरण हैं वृत्ताकार गति, परवलयिक गति, झूले की गति इत्यादि। और तीसरा है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में तीनों ही विमाओं में परिवर्तन होना चाहिए। उदाहरण एरोप्लेन व रॉकेट की गति, उड़ने वाले कीटों की गति, पतंगों की गति इत्यादि। गति में हमें दो महत्वपूर्ण शब्द समझने होंगे जो हैं चाल और वेग। चाल और वेग एक जैसे ही लगते हैं, पर इनमें एक मुख्य फर्क है। चाल का अर्थ है दूरी तय करने की दर, अर्थात दूरी बटा समय, और वेग का अर्थ है विस्थापन तय करने की दर, अर्थात विस्थापन बटा समय। चाल और वेग में वही फर्क है जो दूरी और विस्थापन में है। दूरी अदिश राशि है। अदिश राशि वो होती है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि वो है सदिश राशि वो है जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अब इनमें एक और राशि हमें याद करनी है जिस पे प्रश्न आ सकता है, जिसे हम कहते हैं औसत चाल या औसत वेग। औसत चाल का अर्थ है कुल दूरी और कुल समय का अनुपात। कुल दूरी बटा कुल समय। और इसी प्रकार औसत वेग की परिभाषा है कुल विस्थापन बटा कुल समय। गति के नियमों की बात करने के लिए एक और राशि हमें यहाँ समझनी होगी जिसे हम कहते हैं त्वरण। त्वरण का अर्थ है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ये त्वरण का सूत्र हो गया, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण भी एक सदिश राशि है, अर्थात इसके लिए भी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब हम आते हैं गति के नियमों पर। गति का प्रथम नियम, ये तीनों ही नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किए थे। तो गति का प्रथम नियम कहता है, ये जड़त्व पर आधारित नियम है। जड़त्व का गुण क्या है? जो वस्तु अपनी स्थिति में है वो उस स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अर्थात अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जब तक वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगेगा वस्तु स्थिर रहेगी या गतिमान रहेगी, अर्थात जिस भी स्थिति में वो है उस स्थिति को बनाए रखेगी। ये न्यूटन का पहला नियम है। हम इनके उदाहरण प्रश्नों के साथ ही देखेंगे, इसलिए मैं अभी इनके उदाहरणों की बात नहीं कर रहा हूँ। गति का दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा समय। संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती है और वास्तव में बराबर ही है। और ये संवेग में परिवर्तन बाह्य बल की दिशा में ही होता है सदैव। यहीं से हम सूत्र प्राप्त करते हैं F बराबर ma, अर्थात बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है और दोनों का मान बराबर होता है और दिशा विपरीत होती है। पर महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है, ये दोनों बल अलग अलग पिंडों पर लगते हैं। यदि मैं इस सतह पर 10 न्यूटन बल लगा रहा हूँ तो सतह भी वापस 10 न्यूटन बल लगाएगी, लेकिन मेरा बल इस सतह पे लग रहा है और सतह का बल मुझ पर लग रहा है। अर्थात बल के मान बराबर हैं, दिशा विपरीत है, पर दोनों बल अलग अलग पिंडों पर अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये गति का तीसरा नियम है। जैसा मैंने कहा, उदाहरण हम आगे प्रश्नों के साथ देखेंगे, पर गति के नियम क्या हैं ये हमें समझना ज़रूरी था।
तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा मैंने कहा, नियम उदाहरण के साथ हम देखेंगे। पेड़ से फल का टूटकर नीचे गिरना किस नियम पर आधारित है? पेड़ से फल का टूटकर नीचे गिरना, यहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी हो सकता है ये तीनों ही सही हो, तो हमें तीनों का बारी बारी से विश्लेषण करना होगा। पेड़ से फल का टूटकर गिरना गति के प्रथम नियम पर आधारित है। कैसे? यदि पेड़ पे कोई फल लटका हुआ है और हम उसे तोड़ना चाहते हैं तो हम डाली को ज़ोर से हिलाते हैं। तो जब हम डाली को हिला रहे हैं तो हमने डाली पे तो बल लगाया, तो न्यूटन के प्रथम नियम से जब डाली पे बल लगाया तो डाली हिलेगी क्योंकि उस पे बाह्य बल लगा है। लेकिन इस डाली से लटके हुए फल पर हमने कोई बल नहीं लगाया है, तो जब इस पे कोई बल नहीं लगा तो ये स्थिर रहना चाहेगा। तो डाली अपनी स्थिति छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती है क्योंकि इस पे बाह्य बल लग रहा है, और फल यहीं रहना चाहता है। इस कारण फल और डाली अलग हो जाते हैं। तो प्रथम नियम से पेड़ की डाली से फल अलग हो गया है, यानी टूट गया है। टूटकर नीचे क्यों गिरेगा? कौन सा नियम उसमें काम कर रहा है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे की तरफ गिर रहा है, अतः पहला और तीसरा तो सही हो गए। अब बात करते हैं गैलीलियो के नियम पर। गैलीलियो ने गति की 3 समीकरण दी थी जो परिभाषित करती है कि वस्तु जब स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो उसका वेग, समय, विस्थापन और त्वरण क्या होगा, और वो चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है क्योंकि पेड़ से फल टूटकर नीचे गिर रहा है, अतः गैलीलियो के नियम पर भी आधारित हुआ। इस प्रकार जैसा हमने शुरू में कहा था कि इस प्रश्न में ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि तीनों भी सही हो सकते हैं, और यहाँ वास्तव में तीनों सही हुए, अर्थात सही उत्तर हमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं टिक करना है। हमारा सही उत्तर हुआ उपरोक्त सभी पर। तो इस प्रकार ये गति के प्रथम नियम का उदाहरण है, पेड़ से फल का टूटकर गिरना। इसके अलावा और क्या उदाहरण हम सोच सकते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम कहता है जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करेगी। अतः अगर हम एक कार में बैठे हैं और कार रुक जाए और अगर धक्का लगाना पड़े तो हम सोचें कि कार से कौन उतरेगा, कार के अंदर ही बैठकर धक्का लगा देते हैं। तो अगर हम कार के अंदर बैठकर धक्का लगाएंगे तो गाड़ी कभी भी आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। अगर हम कार के अंदर ही बैठकर धक्का लगा रहे हैं तो हम कार का ही एक भाग हुए, अर्थात हमारा बल जो है वो आंतरिक बल हुआ, बाह्य नहीं। और आंतरिक बल स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता तो खड़ी हुई कार खड़ी ही रहेगी। पर जब हम बाहर उतरकर धक्का लगाते हैं तो हम बाह्य बल हो गए क्योंकि हम कार का भाग नहीं है, हम अलग से ज़मीन पर खड़े हैं, और बाह्य बल स्थिति परिवर्तित कर देता है। तो एक उदाहरण हुआ, कार के अंदर बैठकर धक्का लगाने से कार आगे नहीं बढ़ती है। इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि एक पाल नाव है, पाल नाव जिसमें एक पर्दा पाल लगा रहता है और वो हवा से आगे बढ़ती है, हवा का बल पाल पर लगता है और उससे नाव आगे बढ़ती है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि हम नाव पर ही एक बड़ा सा पंखा लगा दें जो पाल पे हवा फेंकेगा, तो क्या वो नाव को आगे ले जा पाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि फिर कार वाली ही बात यहाँ पे हुई। अगर वो पंखा नाव पर लगा हुआ है तो वो पंखा नाव का ही एक भाग हो गया, और नाव का जो भाग है उसका जो बल होगा वो आंतरिक बल होगा, और आंतरिक बल स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो नाव पे भी बाह्य बल यानी बाहरी जो हवा है उसी के बल से वो आगे जा सकती है, नाव पर लगे पंखे से आगे नहीं जा सकती। तीसरा उदाहरण, यदि बस में एक व्यक्ति खड़ा हो और बस अचानक से आगे बढ़ती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। ये भी न्यूटन के प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उस पर आधारित है। समझें इसमें क्या प्रक्रिया हो रही है। जब हम बस में खड़े हैं तो हमारा पूरा शरीर स्थिर है और हमारे शरीर के साथ बस भी स्थिर ही है, लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो हमारे शरीर का निचला भाग जो बस के संपर्क में है यानी पाँव, वो तो बस के साथ आगे जाना चाहते हैं क्योंकि बाह्य बल लग रहा है, लेकिन ऊपरी शरीर
स्थिर है और उस पर कोई बल नहीं है तो वो स्थिर रहना चाहता है। अतः जब ऊपरी शरीर स्थिर रहेगा और निचला भाग आगे जाएगा तो हम पीछे की ओर गिर जाएंगे। इसी प्रकार अगर बस या ट्रेन चल रही है, गतिमान है और एकदम से रुकती है तो हम आगे की ओर गिरते हैं, क्योंकि जब वो गतिमान है तो हमारा पूरा शरीर गतिमान है। लेकिन अचानक से रुकने पर हमारा निचला भाग जो बस या ट्रेन के संपर्क में है वो तो रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग गतिमान रहना चाहता है। तो जब निचला भाग रुक जाएगा और ऊपरी भाग गतिमान रहेगा तो हम आगे की ओर गिर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हमने और देखे गति के प्रथम नियम पर आधारित। इसी प्रकार किसी कालीन से अगर हमें मिट्टी साफ करनी हो तो या तो हम उसे उठाकर ज़ोर से झटक सकते हैं या उसे खड़ा करके डंडे से मारते हैं। इसमें क्या होगा, जब हम कालीन को ज़ोर से हिलाते हैं तो कालीन पर तो बाह्य बल लगा, इसलिए वो गतिमान हो जाएगा, पर उस पर स्थित मिट्टी के कणों पे कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए वो स्थिर रहना चाहेंगे। तो कालीन गतिमान हो रहा है और मिट्टी के कण स्थिर हैं, अर्थात अलग हो जाएंगे और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाएंगे, जिससे कालीन साफ हो जाता है। अन्य जो हमारे नियम हैं उन पर भी हम बात करेंगे, पर जब प्रश्न आएगा तब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु पर 1.5 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक लगाने से उसके वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आता है। उस वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होगा? इस प्रश्न में हमें न्यूटन के द्वितीय नियम का उपयोग करना होगा। न्यूटन का द्वितीय नियम, जैसा हमने पहले कहा था, न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग की बात करता है। संवेग का अर्थ है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है और हमने कहा था बराबर ही होती है। तो F बराबर P2 माइनस P1 बटा T। P2 है यहाँ अंतिम संवेग, जिसे द्रव्यमान इंटू वेग कहेंगे। ये अंतिम वेग के लिए है V, और प्रारंभिक संवेग के लिए हम चिन्ह U काम में ले रहे हैं, द्रव्यमान इंटू प्रारंभिक वेग बटा समय। यहाँ पे अगर m उभयनिष्ठ ले लिया जाए तो m इंटू वी माइनस यू बटा टी, और जैसा हमने पहले प्रश्न में समझा था v माइनस यू बटा टी त्वरण होता है, अर्थात F बराबर ma। ये सूत्र हमें द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ। तो आपको ये सूत्र भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। पर इस प्रश्न में कौन सा सूत्र काम में आ रहा है? यहाँ पे हमें दिया है किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आता है, अर्थात वेग में अंतर का मान हमें दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग में अंतर v माइनस यू का मान दिया है 10। द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, उसकी जगह m ही लिख देते हैं, और समय हमें दिया है 5 सेकंड। m इंटू वेग में अंतर यानी परिवर्तन बटा समय, और ये राशि किसके बराबर होती है? बल के बराबर। बल हमें दिया है 1.5 न्यूटन। हमें ज्ञात करना है m का मान। m इंटू 10 बटा 5 बराबर 1.5। 5 से हम इसको काटते हैं तो m का मान हो गया 1.5 बटा 2, अर्थात 0.75 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ वस्तु का द्रव्यमान 0.75 किलोग्राम है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि बल का मात्रक न्यूटन, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम ही होता है, क्योंकि ये सभी SI पद्धति में या MKS पद्धति हम जिसे कहते हैं उसके मात्रक हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ 0.75 किलोग्राम। और जैसा मैंने पहले कहा, ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं। F बराबर P2 माइनस P1 बटा T, संवेग में परिवर्तन की दर बल होता है, और F बराबर m इंटू A। इसके अलावा एक और राशि है जिस पे प्रश्न आ सकता है इसी सूत्र में। अगर हम इस समय को इधर भेज के गुणा कर दें बल से,
तो हमें राशि प्राप्त होगी बल इंटू समय बराबर संवेग में परिवर्तन। बल इंटू समय जो राशि है इसे आवेग कहते हैं, इम्पल्स, आवेग। तो महत्वपूर्ण है याद रखना कि बल तो होता है संवेग में परिवर्तन की दर, समय से भाग दिया जा रहा है संवेग में परिवर्तन को, लेकिन आवेग जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं उसे हम बल और समय का गुणनफल कह सकते हैं या फिर संवेग में परिवर्तन कह सकते हैं। तो आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर है और बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम से हम गति के अन्य दो नियम प्राप्त कर सकते हैं। तीन नियम हमने न्यूटन के पढ़े। न्यूटन का प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम जो संवेग में परिवर्तन का नियम है, और न्यूटन का तृतीय नियम जो क्रिया अभिक्रिया का नियम है। याद रखें इन तीनों नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम है द्वितीय नियम। और वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर न्यूटन ने इन तीनों नियमों की बजाय केवल द्वितीय नियम प्रतिपादित किया होता तो पहला और तीसरा नियम उससे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो याद रखें न्यूटन का द्वितीय नियम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वितीय नियम से शेष दोनों नियम प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर न्यूटन का द्वितीय नियम हमें याद हो या आता हो तो हम प्रथम नियम और तृतीय नियम स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? ऑप्शंस हैं, बर्फ सड़क से सख्त होती है, या सड़क बर्फ से सख्त होती है, या जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यहाँ पे हमें एक और नई राशि की बात करनी होगी जिसे हम घर्षण कहते हैं। जब दो वस्तुओं में या पिंडों में या सतहों में सापेक्ष गति होती है तो सापेक्ष गति में एक नए प्रकार का बल लगता है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण भी एक बल है और इसका मात्रक भी न्यूटन होगा, पर याद रखें ये सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण बल दो प्रकार का हो सकता है क्योंकि गति दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है सर्पी गति और एक होती है लोटनी गति। तो घर्षण भी दो प्रकार का हो सकता है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। सर्पी घर्षण जो सर्पी गति में लगता है अर्थात जब एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है, और लोटनी घर्षण लोटनी गति में लगता है, यानी वस्तु जब लोटनी गति करती है, रोलिंग मोशन जिसको हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि घर्षण केवल गति में ही लगता है, घर्षण स्थिरावस्था में भी लग सकता है अगर वस्तु गति की चेष्टा रखती हो। तो वास्तव में घर्षण दो प्रकार के हो गए। पहला है स्थैतिक घर्षण जो स्थिरावस्था में लग सकता है, और दूसरा है गतिक घर्षण जो गति की अवस्था में लगता है। और गतिक घर्षण दो प्रकार का है, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। घर्षण बल वैसे तो ऊर्जा का ह्रास करता है और हम कह रहे हैं गति का विरोध करता है, लेकिन ये आवश्यक भी है। अगर हम सड़क पर ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो हमारे पाँव के बल से हमारा पाँव आगे जा सकता है, यानी हम फिसल सकते हैं। तो उसे कौन रोकेगा आगे जाने से? घर्षण बल। तो घर्षण के कारण ही हम ज़मीन पर चल पाते हैं। सड़क की अपेक्षा बर्फ़ पे घर्षण कम होता है क्योंकि सतह जितनी चिकनी होगी घर्षण उतना कम होगा। तो बर्फ़ का घर्षण कम है, इसलिए हमने कहा हमारे पाँव को रोकने के लिए पर्याप्त बल शायद प्राप्त ना हो, जिस कारण हम फिसल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ़ पर फिसलने की संभावना ज़्यादा है, अर्थात चलना कठिन है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हुआ। घर्षण को कम करने के लिए अलग अलग उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है बॉल बियरिंग का उपयोग। बॉल बियरिंग छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं और इनसे घर्षण कम क्यों होगा? क्योंकि ये लोटनी गति करेंगी और लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है,
इसी सिद्धांत पर पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए से पहले वस्तुएं सतहें सर्पी गति करती थीं, लेकिन पहिए के आविष्कार के बाद लोटनी गति शुरू हो गई और लोटनी घर्षण कम होता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है स्नेहक। इस पे भी प्रश्न आ सकता है। स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट के इस्तेमाल से घर्षण को कम किया जा सकता है। स्नेहक 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है तेल। साधारणतया घरों में हम औजारों में या दरवाजे खिड़कियों के कब्जों में तेल का उपयोग करते हैं, जिससे घर्षण कम हो जाता है और गति आसान हो जाती है। लेकिन तेल में दिक्कत यह है कि अगर इसमें मिट्टी मिल गई या मिट्टी से ये प्रभावित हुआ तो घर्षण बढ़ जाएगा, मिट्टी के कणों को ये अवशोषित कर लेगा और घर्षण को बढ़ा देगा। दूसरा जो हम काम में लेते हैं स्नेहक, वो है ग्रीस। ग्रीस काफ़ी बेहतर है तेल से, क्योंकि एक बार अगर हमने ग्रीस लगा दिया तो फिर वो वस्तु या वो सतह मिट्टी और पानी से अप्रभावित रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। पर ग्रीस लगाने के लिए हमें सतह को या मशीन को खोल कर ही काम में लेना पड़ता है, तो ये एक थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर ग्रीस बेहतर स्नेहक है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, हमने कहा कि अगर सतह चिकनी हो तो घर्षण कम हो जाता है, और ग्रीस और तेल का काम यही है सतह को चिकना कर देना। लेकिन अगर दोनों सतहों को आपने चिकना कर दिया, जो 2 सतहें संपर्क में गति करने वाली हैं, अगर इन दोनों को हमने चिकना कर दिया तो घर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ध्यान से सुने, घर्षण कम नहीं होगा, अत्यधिक हो जाएगा अगर दोनों सतहें चिकनी हों। अतः ग्रीस की हमेशा एक पतली परत ही लगानी होती है, मोटी परत लगाते ही वो घर्षण को बढ़ा सकता है। तो ग्रीस में यही एक कमी हो सकती है कि जिन मशीनों में सूक्ष्म गति हो रही है या बहुत तेज़ गति हो रही है, वहाँ ग्रीस का उपयोग करना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा ग्रीस की परत लगाते ही घर्षण का मान बढ़ सकता है। तीसरे प्रकार का स्नेहक है शुष्क स्नेहक। भारी मशीनों में इसी प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है, और 3D प्रिंटर जो आजकल आते हैं, चेन्स वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। शुष्क स्नेहक के उदाहरण हैं ग्रेफाइट और सिलिकॉन। इनका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो याद रखें, घर्षण बर्फ में कम है क्योंकि वो चिकनी सतह है, अतः घर्षण कम होने के कारण ही बर्फ पर चलना सड़क पर चलने की अपेक्षा कठिन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। देखें, बल का सूत्र गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में mg होता है और त्वरण के प्रभाव में ma होता है। तो याद रखें, ये 2 प्रकार के सूत्र बल में लग सकते हैं, क्योंकि एक सूत्र में गुरुत्वाकर्षण बल काम में आ रहा है और एक सूत्र में त्वरण बल काम में आ रहा है। यहाँ पे जो द्रव्यमान है वैसे तो वो समान ही है, फिर भी इस द्रव्यमान को हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि ये गुरुत्वीय बल में उपयोग में आ रहा है। और इस द्रव्यमान को हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि ये जड़त्व के नियम में काम में या सूत्र में काम में आता है। तो याद रखें, द्रव्यमान 2 प्रकार के हो सकते हैं, गुरुत्वीय और जड़त्वीय। तो बल तो सभी वस्तुओं पे mg लग रहा है, लेकिन द्रव्यमान सभी का अलग अलग हो सकता है, और गुरुत्वीय त्वरण सभी के लिए समान है। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण अर्थात त्वरण सभी वस्तुओं पे समान होगा, तो समान त्वरण से चलेंगी, ये तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन बल अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बल में गुरुत्वीय त्वरण के साथ द्रव्यमान गुणा हो रहा है। अगर वस्तु का द्रव्यमान उदाहरण के लिए 1 किलो है, तो 1 किलोग्राम इंटू 9.8 यानी बल 9.8 न्यूटन।
अगर 2 किलोग्राम है तो 2 इंटू 9.8 यानी 19.6 न्यूटन, अर्थात बल द्रव्यमान के साथ बदलता रहेगा। वेग और गति समान होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ वेग बढ़ता जाता है। तो अगर हम अलग अलग समय पे पिंडों को देखें तो उनका वेग अलग हो सकता है, गति अलग हो सकती है, लेकिन त्वरण सदैव समान होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी से चलने वाली जो घड़ी है या जो खिलौने भी होते हैं चाबी घुमाकर चलाने वाले, उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? ऊर्जा बहुत प्रकार की है, पर हमें केवल यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा के ही दोनों भाग हैं। गतिज ऊर्जा वो होती है जो वस्तु को गति के कारण प्राप्त होती है। वस्तु अगर गति करेगी तो उसे गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसे K से प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसका सूत्र है 1/2 mv²। m वस्तु का द्रव्यमान और v उसका वेग है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु को स्थिति में परिवर्तन के कारण प्राप्त होती है, या फिर उसके आंतरिक अणुओं के मध्य दूरी परिवर्तित होने से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक पिंड को किसी ऊंचाई पर ले जाते हैं, h ऊंचाई पर, तो स्थितिज ऊर्जा जिसे u से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र है mgh, वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। पर यह गुरुत्वीय बल के लिए स्थितिज ऊर्जा है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, जब आंतरिक दूरी परिवर्तित होती है, विन्यास परिवर्तित होता है, तो भी स्थितिज ऊर्जा वस्तु को प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, स्प्रिंग को खींचने या संपीड़ित करने पर भी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अलग है, 1/2 kx²। यहाँ k को स्प्रिंग नियतांक कहते हैं और x स्प्रिंग में संकुचन या विरलन होता है। तो जब भी हम विन्यास परिवर्तित करते हैं, दूरी परिवर्तित करते हैं, तो वस्तु में ऊर्जा संचित हो जाती है। इस ऊर्जा का नाम स्थितिज ऊर्जा है। तो चाबी भरी घड़ी में भी कौन सी ऊर्जा संचित हो रही है? स्थितिज ऊर्जा। अतः इसका सही उत्तर हुआ स्थितिज ऊर्जा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य बल? दूध से क्रीम को अलग करने की क्या विधि होगी, इसके बारे में सोचें। दूध और क्रीम एक ही बर्तन में डालकर अगर हम इस बर्तन को तेजी से घुमाते हैं तो कौन सी गति हो रही है? वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति में बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की ओर से हमारा क्या अर्थ है? त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर। अर्थात अगर ये वृत्ताकार गति है तो त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर इस बिंदु पे इस दिशा में बल लगेगा, इस बिंदु पर इस दिशा में बल लगेगा, इस बिंदु पर इस दिशा में बल लगेगा। इस प्रकार बाहर की ओर ये बल लगता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल यहाँ कैसे कार्य करेगा? जैसा हमने कहा, दूध और क्रीम को हमने एक बर्तन में डाल दिया और इस बर्तन में चारों तरफ एक पतली नाली जैसी बनी होती है, जहाँ से एक अन्यत्र पात्र में ये द्रव जा सकता है। इस बर्तन में चारों तरफ एक नाली जैसी बनी है और ये नाली एक पाइप से एक अन्य बर्तन से जुड़ी होती है। तो इस बर्तन में जब हम दूध और क्रीम डाल के उसे ज़ोर से घुमाते हैं तो क्रीम जो ठोस है वो तो बीच में ही रह जाएगा, लेकिन दूध पे बल लगने के कारण दूध किस ओर गति करेगा? हमने कहा त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर। तो दूध जब बाहर की ओर गति करेगा तो वो इस नाली में से होकर इस पात्र में आ जाएगा और क्रीम यहीं पर बचा हुआ रह जाएगा। अतः दूध और क्रीम अलग हो जाते हैं। इस प्रकार की मशीन को, यंत्र को हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, क्योंकि ये
सेंट्रीफ्यूगल बल अर्थात अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करता है। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो सही ऑप्शन हुआ पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। संवेग किसका ज़्यादा होगा? कार का, रेल का, या समान होगा, या फिर हम निश्चित नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सूत्र याद रखना होगा जो संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध बताता है। ये सूत्र है p² संवेग का वर्ग बराबर 2 इंटू द्रव्यमान इंटू गतिज ऊर्जा। p² बराबर 2mk। संवेग का वर्ग बराबर 2 इंटू द्रव्यमान इंटू गतिज ऊर्जा। इस प्रश्न में हमें कहा है समान गतिज ऊर्जा है, यानी ये राशि दोनों के लिए समान है और 2 तो वैसे भी नियत है। अतः संवेग का वर्ग समानुपाती हो गया बची हुई राशि अर्थात द्रव्यमान के। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। और ये हमें पता ही है कि कार और रेल इंजन में किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? रेल इंजन का, तो उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। तो सही उत्तर हुआ रेल का। अब इसी प्रश्न को उल्टे तरीके से भी पूछा जा सकता था। इस प्रश्न में कहा है दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। मैं प्रश्न बदल रहा हूँ, ध्यान से सुने। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का संवेग समान है। अगर संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? इसका अलग प्रश्न हमने बनाया है। अगर कार और रेल इंजन का संवेग समान है तो गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी? फिर से सूत्र तो यही लगेगा, p² बराबर 2mk। अब हमें गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया, इनको नीचे भेजें, p² बटा 2m। यहाँ पर प्रश्न में कहा है संवेग दोनों का समान है। इस प्रश्न में नहीं, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उसमें हमने कहा है संवेग कार और रेल इंजन का समान है। तो संवेग अगर समान है और 2 भी समान है तो अब हमारा निष्कर्ष निकला गतिज ऊर्जा संवेग समान होने पर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती अर्थात जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी और द्रव्यमान कम है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो कार का द्रव्यमान रेल इंजन के सापेक्ष बहुत कम है, द्रव्यमान कम तो कार की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अगर संवेग समान है तो कार की गतिज ऊर्जा अधिक होगी और अगर गतिज ऊर्जा समान है तो रेल का संवेग अधिक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दुगनी, आधी, 4 गुनी या 1/4? हम पहले ही इसका सूत्र पढ़ चुके हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा था 1/2 mv²। यहाँ पर द्रव्यमान से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः ध्यान देने की बात है केवल गतिज ऊर्जा का संबंध वेग के साथ, और वो है वेग के वर्ग के बराबर। तो गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के बराबर है या समानुपाती है। अतः अगर हम वेग को दुगना करेंगे, v की जगह हम 2v लिख रहे हैं और वर्ग तो करना ही पड़ेगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 का वर्ग यानी 4। पहले v² के समानुपाती थी, अब 4v² आ गया है। अतः गतिज ऊर्जा पहले से कितनी गुना हो गई है? v² का 4v² अर्थात 4 गुना हो गई है। तो गति को दुगना करना अर्थात वेग को दुगना करना, वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न अब आ रहा है। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है। इस कथन को क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? जवाब हम पहले ही समझ चुके हैं।
न्यूटन का तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कहता है हर क्रिया बल के विपरीत और समान मान का एक प्रतिक्रिया बल भी लगता है। तो इसका सही उत्तर हुआ न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इस नियम के साथ इसके उदाहरण या अनुप्रयोग भी देख लेते हैं। तृतीय नियम के अनुप्रयोग या उदाहरणों में हैं चलना, दौड़ना, तैरना, कूदना। अगर इस प्रकार कोई प्रश्न आए कि तैरने में कौन सा नियम कार्य करता है, तो न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कार्य करता है। चलना, तैरना, कूदना ये सब तृतीय नियम के अनुप्रयोग हैं। इसके अलावा रॉकेट की गति तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट और गैसें एक दूसरे पे क्रिया प्रतिक्रिया बल लगाती हैं और गैसों के बल के कारण ही रॉकेट ऊपर की ओर उठता है। इसके अलावा यदि हम नाव से बाहर आते हैं तो नाव से बाहर निकलने के लिए हमें नाव के किनारे पे पांव से बल लगाना होता है। किधर? पीछे की ओर। हम नाव के किनारे को पीछे की ओर धक्का देते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप नाव का किनारा हमें आगे की ओर धक्का देता है, जिससे हम आगे की ओर यानी बाहर आ पाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो तृतीय नियम पर आधारित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? बल, गति, शक्ति या ऊर्जा? कार्य या ऊर्जा की दर अर्थात इनको समय से भाग देने पर हमें जो राशि प्राप्त होती है उसे शक्ति कहते हैं। तो आपको याद रखना है, शक्ति होती है कार्य या ऊर्जा खर्च होने की दर। शक्ति का मात्रक है वॉट, और याद रखें 1 वॉट SI या MKS मात्रक है। SI पद्धति में या MKS पद्धति में मात्रक है वॉट। पर इसके अलावा एक और मात्रक है जो हम साधारणतया काम में लेते हैं, जिसे हम अश्व शक्ति कहते हैं, हॉर्स पावर। साधारणतया गाड़ियों वगैरह की शक्ति नापने के लिए अश्व शक्ति का उपयोग किया जाता है। 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, याद रखें ये मान 746 वॉट के बराबर होती है। 1 अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होती है। अगर हमें ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता हो तो ज़्यादा शक्ति के लिए किलोवाट काम में लेते हैं, और 1 किलोवाट 1000 वॉट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वॉट के बराबर होता है। तो शक्ति किलोवाट में हो सकती है, वॉट में हो सकती है या अश्व शक्ति में भी हो सकती है। तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। अब अगला प्रश्न आ रहा है, 27 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है? किलोग्राम भार, किलोग्राम तो हमें पता है किसका मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का। पर किलोग्राम भार क्या चीज़ है? तो बल का जो सूत्र हमने पढ़ा है F बराबर mg, इसमें द्रव्यमान यदि किलोग्राम में रखा जाए और mg राशि कहलाती है भार, तो बल को हम किलोग्राम भार में भी नाप सकते हैं। बल का मापन किलोग्राम भार में हो सकता है, लेकिन ये SI या MKS पद्धति का मात्रक नहीं है। एक मात्रक है बल का किलोग्राम भार, पर MKS या SI पद्धति में नहीं है। तो कैसे इसे हम MKS पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं? MKS पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन, तो कैसे हम इस बल को न्यूटन में ला सकते हैं? इसी सूत्र की सहायता से। यदि बल किलोग्राम भार में दिया हो तो किलोग्राम भार को हम जब g से गुणा कर देंगे, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर देंगे, तो उसका मान न्यूटन में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न में हमें 27 किलोग्राम भार मान दिया है, तो 27 किलोग्राम भार को जब हम 9.8 से गुणा कर देंगे तो ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा न्यूटन में, और हल करने पर इसका मान आ जाएगा 264.6
न्यूटन। 27 इंटू 9.8 264.6 न्यूटन। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ 264.6 न्यूटन के बराबर है 27 किलोग्राम भार। तो याद रखें, किलोग्राम भार बल का मात्रक है, द्रव्यमान का नहीं, लेकिन उसे न्यूटन में परिवर्तित करने के लिए गुरुत्वीय त्वरण यानी जी से गुणा करना होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। बॉल बियरिंग का उपयोग किस में किया जाता है? ये मैं आपको पहले ही घर्षण में बता चुका हूँ। बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण कम करने में। और कम कैसे होता है? क्योंकि वो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में परिवर्तित कर देता है। देखें ऑप्शंस, घर्षण बल को बढ़ाने में, ऊर्जा की खपत को बढ़ाने में, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने में, या लोटनी घर्षण को सर्पी घर्षण में बदलने में। तो हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि बॉल बियरिंग सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में परिवर्तित कर देता है और लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। अतः बॉल बियरिंग के उपयोग से घर्षण कम किया जा सकता है। तो सही उत्तर हमारे सामने ही है, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये प्रकाश पर आधारित परिघटना है। प्रकाश में हम इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे, पर मोटर कार में पश्च दृश्य देखने के लिए हम दर्पण जो काम में लेते हैं वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ हमें छोटा प्रतिबिंब इसलिए आवश्यक है ताकि पीछे जो ज़्यादा भाग है, बड़ा हिस्सा भी हमें छोटे से दर्पण में आसानी से दिखाई दे पाए, और ये काम उत्तल दर्पण करता है। तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। बल का मात्रक क्या है? देखें, बल का एक मात्रक हमने कहा न्यूटन है, दूसरा मात्रक किलोग्राम भार है, और उसका मान कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने बल का सूत्र देखा था। एक सूत्र है F बराबर mg और एक सूत्र है F बराबर ma। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें स्टैंडर्ड मात्रक न दिया गया हो, जैसे न्यूटन या ऊर्जा के लिए जूल न दिया गया हो, तो सूत्र से आप मात्रक कभी भी ज्ञात कर सकते हैं। बल का सूत्र है ma, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अतः बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही उत्तर हो गया थर्ड वाला। बल का मात्रक न्यूटन, किलोग्राम भार और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड वर्ग। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि कोई पिंड संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो क्या होगा? बाह्य बल न लगे तो क्या होगा? इसके वेग में वृद्धि होगी, वेग नियत रहेगा, थोड़ी देर पश्चात पिंड रुक जाएगा, या चाल में वृद्धि होगी। यहाँ पे हमें फिर से सूत्र याद करना होगा न्यूटन के द्वितीय नियम का, जो कहता है बाह्य बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। और इसी का सूत्र हमने प्राप्त किया था m गुणा v माइनस u बटा t। प्रश्न में कहा है बाह्य बल न लगे, अर्थात बाह्य बल का मान 0। तो जब हम बल को 0 रख देते हैं, t को इधर 0 में गुणा करने पे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार m को इधर नीचे लाने पर 0 बटा m भी 0 हो जाएगा। तो हमें मिला 0 बराबर v माइनस u, अर्थात v बराबर u, यानी अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर रहेंगे। तो वेग नियत रहेगा, अंतिम और प्रारंभिक वेग समान रहेंगे। और याद करें, थोड़ी देर पहले हमने कहा था द्वितीय नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है। क्यों? क्योंकि उससे बाकी दोनों नियम प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर हमने न्यूटन का प्रथम नियम द्वितीय नियम से प्राप्त कर लिया। प्रथम नियम कहता है जब बाह्य बल नहीं लगता है तो स्थिति परिवर्तित नहीं होती है,
यानी वस्तु जैसे चल रही है उसी वेग से चलती रहती है। और यही हमने इस प्रश्न में देखा, जब बाह्य बल 0 है, नहीं लग रहा है, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात जिस वेग से वस्तु प्रारंभ में चल रही थी उसी वेग से अंत में भी चलती रहती है। तो जो कंसेप्ट हमने शुरू में सीखे और पढ़े हैं उन्हीं को अगर याद रखा जाए तो ये सारे प्रश्न आसानी से हम कर सकते हैं। और यही मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप आसानी से ये प्रश्न एग्ज़ाम में रीट में भी कर पाएंगे अगर ये या इन पर आधारित कोई भी और प्रश्न आए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? हमने दो तरह की राशियों के बारे में शुरू में बात की थी, अदिश और सदिश। वापस से याद दिला दूं, अदिश राशि वो होती है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा का मात्रक है जूल। तो ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए क्या हमें दिशा की आवश्यकता है? ऊर्जा का मात्रक जूल भी है और ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक कैलोरी भी है। तो क्या हम कभी ऐसा कहते हैं कि मैंने आज एक केक का पीस खाया जिससे मुझे 200 कैलोरी मिली पूर्व दिशा में? नहीं, हम इसमें दिशा की कभी बात नहीं करते हैं। हम केवल ये कहते हैं कि इसमें 200 कैलोरी ऊर्जा है या 100 जूल ऊर्जा खर्च हुई है। अर्थात ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जब दिशा नहीं चाहिए तो वो कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। तो ऊर्जा अदिश राशि का एक उदाहरण है। अदिश राशि के कुछ अन्य उदाहरण भी हमें पता होने चाहिए। अदिश राशि के उदाहरण हैं दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा तो है ही, शक्ति, विद्युत धारा, आवेश। ये कुछ उदाहरण हैं अदिश राशि के। अब हम सदिश राशि के भी कुछ उदाहरण देख लें ताकि अगर उन पे भी कोई प्रश्न आए तो हमें पता हो। सदिश के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बल आघूर्ण, संवेग इत्यादि। तो ये सब सदिश के उदाहरण हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक हैं, और ये वाले अदिश के उदाहरण हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होगी? हमने कहा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, पर जूल के साथ साथ ऊर्जा का एक और मात्रक है जिसे हम कहते हैं किलोवाट घंटा। ये कैसा मात्रक हुआ? शक्ति का सूत्र हमने पढ़ा था कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय। अतः अगर हम यहाँ से ऊर्जा का सूत्र प्राप्त करना चाहें तो ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा शक्ति इंटू समय, और यहीं से हमें ऊर्जा का मात्रक प्राप्त होगा। शक्ति हमने कहा वॉट में हो सकती है, पर उससे बड़ा मात्रक है किलोवाट, तो शक्ति किलोवाट में होगी, और समय सेकंड में, मिनट में, घंटों में हो सकता है। तो घंटों में अगर लिया जाए तो ऊर्जा का मात्रक हुआ किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। ये मात्रक वाणिज्यिक मात्रक कहलाता है, और उसका कारण क्या है? ऊर्जा का ये जो मात्रक है किलोवाट आवर, ये आपके मीटर में 1 यूनिट के विद्युत ऊर्जा के खपत के बराबर होता है। अर्थात अगर हम कहते हैं कि 10 किलोवाट आवर किसी उपकरण ने ऊर्जा खर्च की तो आपके मीटर में 10 यूनिट रीडिंग आगे बढ़ जाएगी। तो किलोवाट आवर ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। वैसे तो हमें पता है ऊर्जा का मात्रक जूल है, लेकिन वाणिज्यिक मात्रक के रूप में किलोवाट आवर का किलोवाट घंटे का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न अब यह आता है कि किलोवाट घंटे हम कैसे प्राप्त करें, कैसे पता लगाएं? किलोवाट घंटे प्राप्त करने का सूत्र है वॉट
इंटू घंटे बटा 1000। और अगर शक्ति आपको किलोवाट में दी गई हो तो फिर 1000 से भाग नहीं देना है। तो किलोवाट के लिए सूत्र है किलोवाट इंटू घंटे। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि 200 वाट का एक कूलर हमारे पास है और हम उसे 5 घंटे चलाते हैं, तो एक महीने में कितनी खपत ऊर्जा की होगी? तो कूलर के वाट हैं 200, घंटे हो गए 5 बटा 1000। हल करने पे हमें प्राप्त हुआ 1 किलोवाट आवर। तो ये 1 किलोवाट आवर तो प्रतिदिन की खपत हुई, क्योंकि हमने कहा रोज़ 5 घंटे। तो अगर हमें 30 दिन के लिए चाहिए तो इसे 30 से गुणा कर सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा 30 किलोवाट घंटे यानी 30 यूनिट। तो किलोवाट आवर ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। पर अब एक और प्रश्न ये आता है कि इस वाणिज्यिक मात्रक को हम जो SI मात्रक है जूल, उसमें कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? किलो के लिए हमारे पास है 1000 वाट, वाट SI मात्रक है। इसी प्रकार समय भी घंटों में SI मात्रक नहीं है, वो है सेकंड। तो हम 1 घंटे को सेकंड में परिवर्तित करें। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अतः हमें प्राप्त हो गया 36 इंटू 10 की घात 5, जिसे हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10 की घात 6। तो याद रखें, वैसे मैंने आपको निकालने का तरीका भी बता दिया है, अगर आप भूल जाएं, पर याद रखें तो बेहतर रहेगा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। तो सही उत्तर हमारा हुआ 3.6 इंटू 10 की घात 6। ध्यान से देखें, 10 की घात 5 अगर मैं लेना चाहता हूं तो मेरा उत्तर था 36, और 10 की घात 6 अगर लूंगा तो उत्तर है 3.6। थोड़ी सी भी असावधानी से उत्तर में गलती हो सकती है और फिर हमारा प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखें, 10 की घात 5 के साथ 3.6 है, हमें चाहिए था 36, और 10 की घात 6 के साथ होना चाहिए 3.6। अतः सही उत्तर हुआ 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद की उच्चतम बिंदु पर ऊर्जा का रूप क्या होगा? जब हम एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो प्रारंभ में हमें उसे कुछ वेग देना होगा। तो वेग अगर दिया है यानी गति हो रही है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? शुरू में प्रारंभ में गतिज ऊर्जा। प्रारंभ में वस्तु के पास गतिज ऊर्जा है, उसी के कारण वो किधर की ओर जाना शुरू कर रही है? ऊपर की ओर। परंतु क्योंकि गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती जाएगी, बल नीचे लगने के कारण उसका वेग धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम होते होते एक बिंदु पे जाके वेग शून्य हो जाएगा, और वेग जब शून्य हो जाएगा वहाँ वस्तु रुक जाएगी एक क्षण के लिए, अर्थात अब इससे ऊपर नहीं जा सकती। और ऊपर नहीं जा सकती इसीलिए हम इसे कह रहे हैं उच्चतम बिंदु। तो अब ये प्रश्न बिल्कुल आसान हो गया। उच्चतम बिंदु पे अगर वेग 0 है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अगर वेग 0 रख देंगे तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी, अर्थात उच्चतम बिंदु पे गतिज ऊर्जा नहीं हो सकती है। प्रारंभिक बिंदु से लेकर उच्चतम बिंदु के बीच में हर बिंदु पर गतिज ऊर्जा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वेग है। पर उच्चतम बिंदु पे पहुंचते ही वेग शून्य हो जाता है, और वेग शून्य होने से गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। और हम पहले ही सूत्र पढ़ चुके हैं, अगर किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है mgh। यहाँ पे उच्चतम बिंदु यानी कुछ ऊंचाई पर वस्तु को ले जाया जा रहा है, तो ऊंचाई पर ले जाते ही कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? mgh, अर्थात स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न ऊष्मागतिकी और ऊष्मा पर आधारित है। प्रश्न है, ऊष्मीय प्रसार के बारे में सत्य कथन क्या है?
तो पहले हम बात करते हैं ऊष्मीय प्रसार के बारे में। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम ऊष्मा देते हैं तो उसकी विमाओं में वृद्धि होती है। विमाओं में वृद्धि अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या दोनों या तीनों में वृद्धि हो सकती है। इसे हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है अनुदैर्ध्य प्रसार। अगर केवल एक ही विमा में वृद्धि हो रही है, अर्थात लंबाई में, चौड़ाई में या ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, तो ये अनुदैर्ध्य प्रसार कहलाता है। दूसरा प्रसार है पृष्ठ प्रसार, अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल में जब वृद्धि होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई या लंबाई और ऊंचाई में वृद्धि हो। और तीसरे प्रकार का प्रसार है आयतन प्रसार। आयतन प्रसार में वस्तु की तीनों ही विमाओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि अर्थात आयतन में वृद्धि होती है। कितना अनुदैर्ध्य प्रसार, पृष्ठ प्रसार या आयतन प्रसार होगा, ये हमें बताते हैं इनके गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रसार का गुणांक है जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। पृष्ठ प्रसार गुणांक है बीटा और आयतन प्रसार गुणांक है गामा। ये 3 प्रकार के प्रसार गुणांक हैं। इनमें परस्पर संबंध भी याद रखें। बीटा 2 अल्फा के बराबर होता है और गामा 3 अल्फा के बराबर होता है। आयतन प्रसार गुणांक लंबाई प्रसार गुणांक या अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक का 3 गुना और पृष्ठ प्रसार गुणांक अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। अगर इनको एक साथ लिखना चाहें तो ये सूत्र भी याद रखें, हो सकता है परीक्षा में पूछ ही लिया जाए। 6 अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 2 गामा। ये दोनों सूत्र याद रखने की बजाय अगर हम ये याद रखें तो भी हम ये दोनों सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार का अर्थ है ऊष्मा प्राप्त होने पर वस्तु के विमाओं में प्रसार। ये प्रसार सभी वस्तुओं में हो सकता है, अर्थात गैस में, द्रव में और ठोस में। लेकिन हमें पता है ठोस के जो अणु होते हैं वो आपस में बंध से जुड़े होते हैं और ये बंध मजबूत होता है। अतः ऊष्मा देने पर भी बंध बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाएगी, यानी अणु बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। तो सबसे कम प्रसार ठोस में होगा। इसी प्रकार द्रव के अणु ठोस से तो कम बल से बंधे हैं लेकिन गैस से ज़्यादा बल से बंधे हैं। और सबसे क्षीण बल, अंतःआण्विक बल किसमें है? गैस में। तो उसके ऊष्मा प्राप्त करने पर अणुओं में अत्यधिक दूरी संभव है, यानी अणु बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रसार किसमें होगा? गैस में, उससे कम द्रव में और उससे कम ठोस में, या उल्टा कहे सबसे कम प्रसार ठोस, उससे ज़्यादा द्रव और उससे भी ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा प्रसार गैस के अणुओं में होगा। तो हमारा सही उत्तर हुआ तीसरा। ठोस सबसे कम प्रसार करेगा, उससे ज़्यादा प्रसार द्रव और उससे भी ज़्यादा प्रसार गैस में होगा। ऊष्मीय प्रसार के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये फोटोग्राफी प्रसार के समान होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि विमाओं में कभी भी कमी नहीं आएगी। आप ये सोच सकते हैं कि विमाओं में कमी कहाँ होगी, विमाएं तो प्रसारित हुई हो रही हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये पड़ता है, अगर आपको मैं एक ऐसा पिंड बनाऊं, मान लीजिए ये एक ठोस पिंड है, और अब अगर आपसे कहा कि इसको गर्म किया तो इन दोनों सतहों के मध्य जो दूरी है d, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गलती से हम ऐसा उत्तर निकाल सकते हैं ये सोचकर कि जब इसका प्रसार होगा तो ये नीचे जाएगा, इसका प्रसार होगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, पर यह गलत उत्तर है। इसीलिए आपको याद रखना है कि ऊष्मीय प्रसार फोटोग्राफी प्रसार की तरह होता है। फोटोग्राफी प्रसार का मतलब अगर एक फ़ोटो को खींचा जाए तो कोई भी विमाएं कम नहीं होंगी। अगर इसकी फ़ोटो बनाकर उसे खींचा जाए तो ये दूरी भी हमें बढ़ी हुई ही दिखाई देगी, कम दिखाई नहीं देगी। अर्थात ये वस्तु इस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये दूरी पहले से ज़्यादा ही होगी।
तो याद रखें, ऊष्मीय प्रसार फोटोग्राफी प्रसार की तरह होता है, यानी सभी विमाओं में वृद्धि ही वृद्धि होगी, कमी कभी नहीं आएगी। ऊष्मीय प्रसार के अनुप्रयोग भी देख लें, क्योंकि उन पे भी पहले प्रश्न आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। ट्रेन की जो पटरियां बिछाई जाती हैं उनके मध्य थोड़ी दूरी रखी जाती है। जैसे ये जो दो पटरियां हैं, हम इस दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो निश्चित है जो दोनों पहियों के मध्य दूरी होगी। हम बात कर रहे हैं एक एक जो पटरी बिछाई जा रही है इनके मध्य इस दूरी की। तो ये दूरी क्यों रखी जाती है ट्रेन की पटरियों में? क्योंकि हमें पता है कि तापमान बढ़ने पर गर्मियों में ऊष्मीय प्रसार अवश्य होगा, और अगर हमने इनको जोड़ कर रखा, एकदम सटा कर रखा, प्रसार तो होना अवश्यंभावी है, तो प्रसारित होकर ये पटरियां इस प्रकार मुड़ सकती हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। अतः इनमें कुछ दूरी रखी जाती है ताकि प्रसार होने पर ये और पास आ जाए, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मोड़ने के लिए बल न लगा पाएं। तो पहला अनुप्रयोग है ट्रेन की पटरियों में दूरी। इसी प्रकार खंभों के बीच में जो तार बांधे जाते हैं बिजली के, वो थोड़े ढीले रखे जाते हैं इस तरह से। तारों को कभी भी ऐसे टाइट नहीं बांधा जाता, क्योंकि हमने कहा कि ऊष्मा मिलने पर प्रसार होगा, तो ठंड में इसमें कमी भी आएगी लंबाई में। तो अगर हमने पहले से ही इसको ऐसे बांधा है और लंबाई कम तो होनी ही है तापमान कम होने पर, तो लंबाई कम होते ही ये तार खींचेगा, तनाव इसमें काम करेगा और ये तार टूट सकता है। पर अगर हमने इसे ऐसे ढीला बांधा है तो तापमान कम होने पर, लंबाई कम होने पर भी ये ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, टूटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसी प्रकार किसी बोतल का ढक्कन या कॉर्क फंस गया हो या टाइट हो गया हो, खुल नहीं रहा हो, तो हम उसे गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी में डालते ही वो आसानी से खुल जाता है, क्योंकि गर्म पानी में डालने पर उसमें प्रसार होगा, प्रसार होने से वो थोड़ा ढीला हो जाएगा और उसे खोलना आसान हो जाता है। तो ये कुछ अनुप्रयोग हैं जो ऊष्मीय प्रसार पर आधारित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट से कम, 1 मिनट, लगभग 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा? यहाँ पे प्रश्न करने के लिए हमें न्यूटन का शीतलन का नियम समझना होगा। शीतलन का अर्थ है तापमान कम होने की दर, ठंडा होने की दर को शीतलन कहते हैं। न्यूटन का शीतलन का नियम, ये नियम बताता है कि शीतलन की दर यानी तापमान में कमी की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। यानी वस्तु अगर 60 डिग्री पे है और तापमान वातावरण का है 10 डिग्री, तो इनका अंतर हुआ 50। इसी प्रकार अगर कभी वस्तु 40 डिग्री पे है और वातावरण 10 डिग्री पे है, तो इनका अंतर हुआ 30। तो ये जो तापांतर है, वस्तु और वातावरण के ताप का अंतर जितना ज़्यादा होगा, शीतलन उतना तेज़ी से होगा, वस्तु उतना तेज़ी से ठंडी होती जाएगी। जितना भी अंतर वस्तु और वातावरण के ताप का है, शीतलन की दर उतनी अधिक होती है। तो प्रारंभ में प्रश्न में कहा है 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडी हो रही है वस्तु, यानी वस्तु का ताप में कमी तो 10 डिग्री की है। इसी प्रकार जब 70 से 60 ठंडी हो रही है तो भी कमी तो 10 डिग्री की ही है। तो कमी तो बराबर है, लेकिन दर की अगर हम बात करें, कितना तेज़ी से तापमान में कमी होगी, तो जब वस्तु का तापमान अधिक है तो उसके तापमान में कमी तेज़ी से आएगी, और जब वस्तु का तापमान कम है तो तापमान कम तो होगा पर धीरे धीरे होगा,
अर्थात समय ज़्यादा लगेगा। तो अगर 90 से 80 तक ये 1 मिनट में ठंडी हो रही है तो 70 से 60 तक ठंडा होने में समय से ज़्यादा लगेगा। तो हमारा सही उत्तर हुआ 1 मिनट से अधिक। इसी पर आधारित एक और रोचक अनुप्रयोग मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें जल्दी से बर्फ़ जमानी है तो हमें कैसा पानी बर्फ़ की ट्रे में डालना चाहिए? अगर आपका उत्तर है ठंडा पानी डाल दें ताकि जल्दी से बर्फ़ जम जाए, तो ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है, आश्चर्यजनक लग सकता है पर सही उत्तर है हमें हल्का गर्म पानी ट्रे में डालना चाहिए। अगर हम बर्फ़ की ट्रे में हल्का गर्म पानी डालेंगे तो सबसे तेज़ी से बर्फ़ जमेगी। क्यों? न्यूटन के शीतलन के नियम से। अगर पानी थोड़ा गर्म है, हल्का गर्म है, तो उसके तापमान में कमी की दर बहुत ज़्यादा होगी, यानी बहुत तेज़ी से ठंडा होगा। और अगर ठंडा पानी हमने भर दिया है ट्रे में तो उसके तापमान में कमी की दर बहुत ही कम होगी, यानी बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा। तो अगर सबसे जल्दी बर्फ़ जमानी है तो हल्का गर्म पानी हमें ट्रे में डाल के रखना चाहिए। जैसा मैंने कहा आश्चर्यजनक लगता है पर यह सत्य है और आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। बहरहाल हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गलत कथन हमें इनमें से चुनना है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से उसमें उपस्थित पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल घट जाता है। यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कुछ ऊष्मा के भी हैं और दूसरे भी हैं। पहले हम ऊष्मा वाले कंसेप्ट समझते हैं। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से उसमें उपस्थित पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक साधारण दाब पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर दाब को परिवर्तित करके हम क्वथनांक को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हम प्रेशर कुकर अगर काम में लेते हैं तो उसमें खाना तेज़ी से आसानी से पक जाता है। देखिए जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं, पहाड़ों पे दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब, वो कम होता है बजाय कि जो समुद्र सतह पर रहते हैं। तो दाब अगर कम हो जाएगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं क्वथनांक पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो गया, यानी पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम इसमें कोई दाल या सब्जी बनाना चाहते हैं तो पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबल कर भाप बन के ऊपर चला जाएगा, तो हमारी जो दाल या सब्जी है वो नहीं पक पाएगी। अगर इसी को हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं तो प्रेशर कुकर में जब भाप बनेगी तो दाब अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। क्वथनांक बढ़ के उदाहरण के लिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया अगर, तो क्वथनांक बढ़ने पर अर्थ ये हुआ कि पानी अब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में परिवर्तित होगा, यानी इससे पहले तक वो पानी ही रहेगा और बहुत ज़्यादा गर्म पानी होगा क्योंकि 100 से भी ऊपर तापमान पर है। और इतने गर्म पानी में हमारी सब्जी या दाल अगर डूबी हुई है तो वो उससे बहुत सारी ऊष्मा लेगी और खाना जल्दी से पक जाएगा। तो एक तो आपको याद रखना है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। और गलनांक की भी बात कर लें, दाब बढ़ाने पर जो गलनांक है पानी का, जो अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पे बर्फ़ बन जाता है पानी से या बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो सकता है, तो दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है। क्वथनांक तो बढ़ जाएगा दाब बढ़ाने पर और गलनांक कम हो जाता है दाब बढ़ाने पर। जब हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं द्रव में, जैसे नमक अगर हमने जल में मिलाया है तो उससे भी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि से क्वथनांक में वृद्धि आ जाती है, अर्थात पहला और दूसरा दोनों कथन बिल्कुल सही है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र काम में लिया जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा मापन किया जाता है, तो ये भी सही है। प्रश्न में हमसे कहा है गलत कथन चुनना है, तो अगर पहले 3 सही है तो वैसे तो अपने आप ही चौथा कथन गलत हो गया,
यानी हमें इसे टिक करना होगा कि ये गलत कथन है, पर हम समझ भी लें कि ये क्यों गलत है। सरल लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल घट जाता है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है आवर्तकाल t बराबर 2 पाई और वर्गमूल में आएगा लंबाई बटा गुरुत्वीय त्वरण। तो जैसा इस सूत्र से हमें दिख रहा है, लंबाई में वृद्धि होने पर आवर्तकाल में वृद्धि होगी। प्रश्न में लंबाई तो बढ़ाई गई है यानी वृद्धि की गई है, तो आवर्तकाल भी बढ़ना चाहिए, पर ऑप्शन में लिखा है आवर्तकाल घट जाता है, इसलिए ये गलत हुआ और गलत कथन के लिए हमें इसी को टिक करना होगा। चौथा ऑप्शन गलत हुआ, मतलब हमारे लिए तो सही टिक हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ जल के घनत्व की बात की गई है। हमने ऊष्मीय प्रसार समझा, अब हम पानी में प्रसार की बात करें। पानी में जो प्रसार है उसे असंगत प्रसार कहा जाता है। पानी के प्रसार को असंगत प्रसार कहा जाता है और इसका कारण क्या है? हम अगर किसी भी द्रव को गर्म करना शुरू करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, मान लीजिए बढ़ाना शुरू किया ताप, तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा हमने कहा द्रव में प्रसार होगा और प्रसार होने पर उसका आयतन बढ़ता जाएगा। द्रव्यमान, आयतन और घनत्व में ये संबंध है, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो घनत्व हो गया द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात जैसे जैसे आयतन बढ़ता जाएगा प्रसार होने पर घनत्व कम होता जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो नियत है, द्रव्यमान तो परिवर्तित हो नहीं सकता। तो आयतन बढ़ने पर घनत्व कम होता जाएगा। तो किसी भी द्रव को हम 0 डिग्री से गर्म करते हुए मान लीजिए 10 डिग्री तक ले जाएं, तो आयतन तो इसका लगातार बढ़ता जा रहा है और घनत्व लगातार कम होता जा रहा है। ऐसा सभी द्रवों में होगा लेकिन पानी में नहीं होगा, और इसीलिए पानी में जो प्रसार है उसे असंगत प्रसार कहते हैं। तो फिर पानी में क्या होगा? पानी को जब आप गर्म करना शुरू करोगे तो उसका आयतन भी बढ़ेगा जैसे बाकी द्रवों में बढ़ रहा है, किंतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड विशेष तापमान आपको याद रखना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आने पर पानी का आयतन एकदम से अचानक से कम हो जाएगा। 0 से तो बढ़ना शुरू हुआ पर 4 डिग्री पे आते ही कम हो गया, और 4 से वापस जब हम आगे गए 5 डिग्री 6 डिग्री तो वापस बढ़ना शुरू हो गया। बाकी द्रवों में तो लगातार बढ़ रहा था, पर पानी में पहले बढ़ा, 4 डिग्री पे अचानक से कम हो गया और न्यूनतम हो गया और फिर पुनः बढ़ गया। अर्थात पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम होता है, सबसे कम, और जब आयतन न्यूनतम होगा, कम होगा, तो घनत्व ज्यादा, अर्थात घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो याद रखें, पानी का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यूनतम है और घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम है। इसका क्या अनुप्रयोग है? ठंडे प्रदेशों में हम देखते हैं झील की सतह जम जाती है। तो जब झील की सतह जम जाती है यानी बर्फ बन जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी झील जम गई है, और अगर पूरी झील जम जाएगी तो उसमें जो भी जीव जंतु हैं, जलचर हैं, वो तो जम के मर जाएंगे। पर ऐसा कभी भी नहीं होता। जब हमें झील की सतह जमी हुई दिखती है बर्फ की तरह, तो भी झील में नीचे की ओर पानी होता है, बर्फ नहीं, और उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 भी नहीं। 0 डिग्री पे पानी जमता है तो ऊपर तो पानी जम गया है, बर्फ बन गया है, इसका तापमान तो 0 से नीचे है, लेकिन बर्फ की एक मोटी परत के नीचे हमेशा पानी बना रहता है और उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, और इस पानी में सभी जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। वापस अब हम प्रश्न पे आते हैं। जल का घनत्व किस ताप बिंदु पर अधिकतम होगा? तो हमने समझ लिया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। तो हमारा सही उत्तर हुआ 4 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगला प्रश्न आ रहा है, बर्फ पिघलने पर उसके आयतन का क्या होगा। बर्फ पानी पर तैरता है, इसका मतलब उसका घनत्व पानी से कम है। घनत्व कम होगा द्रव से तो वस्तु तैरेगी, ज़्यादा होगा तो डूब जाएगी। तो अगर बर्फ पानी पर तैर रहा है, इसका मतलब बर्फ का घनत्व कम है। और अभी हमने सूत्र समझा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, या आयतन इधर भेज दें और घनत्व नीचे ले आए तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तो अगर बर्फ का घनत्व कम है तो उसका आयतन ज़्यादा होगा। तो बर्फ का आयतन ज़्यादा है और पिघलने पर जब पानी बन जाएगा, पानी का घनत्व ज़्यादा है और घनत्व ज़्यादा है तो आयतन कम हो जाएगा। अतः बर्फ पिघलने पर हम समझ सकते हैं आयतन का क्या होगा। बर्फ से पानी का आयतन कम है अर्थात आयतन घट जाएगा। तो बर्फ पिघलने पर उसका आयतन घट जाता है। तो सही उत्तर यहाँ हुआ दूसरा। तो देख रहे हैं आप, एक ही कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लें तो उस पर अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सारे हम हल कर सकते हैं। जैसे हमने असंगत प्रसार समझा, घनत्व का सूत्र समझा, तो इस पे कई सारे प्रश्न हमें आ सकते हैं अगर हम ये सूत्र अच्छे से याद रखें और ये कंसेप्ट समझ लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोहे की छड़ में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। लोहे की छड़ में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है। संवहन, चालन, विकिरण या घर्षण। तो सबसे पहले तो देखें, घर्षण तो कोई विधि है ही नहीं, तो ये तो हमारा उत्तर गलत हो ही गया। ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है। तीनों विधियां हमारे सामने ही लिखी हुई हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ये उत्तर नहीं है, ये 3 विधियां हैं जिनसे ऊष्मा का संचरण होता है। बारी बारी से इनको समझें। चालन विधि से ऊष्मा का संचरण केवल और केवल ठोस पिंडों में संभव है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। इसमें होता क्या है, जब किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो उसके कण कंपन करते हैं और कण कंपन करते हैं अपने स्थान पर और ऊष्मा ऊर्जा आगे आगे बढ़ती जाती है। तो चालन विधि में आपको याद रखना है, कण अपने स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो अपने स्थान पर कंपन करते हैं और ऊष्मा का संचार आगे होता जाता है। तो चालन विधि केवल ठोस में संभव है और इसमें ऊष्मा का संचरण कणों के कंपन के कारण आगे होता है। संवहन विधि में कण स्वयं ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। क्यों? ऊष्मा प्राप्त होने पे घनत्व कम हो जाता है, हल्का हो जाता है पिंड या अणु या कण, और हल्के होने पर ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो संवहन विधि में कण वास्तव में अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अतः ठोस के अणु तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वो बंधे हैं एक दूसरे से बंध के द्वारा। तो ठोस में संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण कभी नहीं हो सकता। संवहन विधि से ऊष्मा संचरण केवल द्रव और गैस में ही हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, संवहन विधि में जैसा हमने कहा घनत्व के परिवर्तन के कारण, भार में परिवर्तन के कारण, हल्के या भारी होने के कारण गति होती है। तो गुरुत्वाकर्षण रहित स्थिति में संवहन से ऊष्मा का संचरण नहीं होगा। अर्थात जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जैसे उपग्रह में, वहाँ ऊष्मा का कोई संचरण संभव नहीं हो सकता है। तीसरी विधि है विकिरण विधि। विकिरण विधि की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात माध्यम के बिना भी ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि से हो सकता है। उदाहरण के लिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी के कुछ 100 किलोमीटर ऊपर तक ही वायुमंडल है, बाद में नहीं। फिर भी क्या सूर्य से ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है? हाँ। तो वो किस विधि से प्राप्त हो रही है? ठोस अगर होता माध्यम तो चालन विधि से होती, द्रव या गैस होता तो संवहन विधि। पर हमने कहा किसी भी प्रकार का कोई माध्यम ही नहीं है, तो उसके लिए एक ही विधि बची है, विकिरण विधि। विकिरण विधि में ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के भी हो सकता है
और कैसे होता है? ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों द्वारा होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और इस विधि को ही हम विकिरण विधि कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। उदाहरण के लिए इंफ्रारेड जो तरंगे होती हैं, अवरक तरंगे, वो ऊष्मा का संचरण करती हैं, तो वो संचरण विधि विकिरण है। तो मैंने आपको तीनों ही विधियों के बारे में बताया। ठोस में संचरण होगा चालन विधि से, द्रव और गैस में होगा संवहन विधि से, और विकिरण विधि को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों द्वारा ऊष्मा का संचरण करती है। हमारे प्रश्न पे आए वापस। लोहे की छड़ अर्थात ये ठोस वस्तु है, और ठोस वस्तु में एक ही प्रकार से ऊष्मा का संचरण संभव है, चालन विधि से, अर्थात सही उत्तर हुआ चालन विधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, या प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब हम हवा का तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हवा का तापमान जब बढ़ेगा तो जो पानी के अणु हैं वो वाष्प में परिवर्तित होंगे, और वाष्प में परिवर्तित होने से हवा में ज़्यादा वाष्प के कण संग्रहित रह पाएंगे। अतः हवा का तापमान बढ़ाने पर जल वाष्प संग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। तो सही उत्तर हुआ बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, या भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, या भाप हल्की होती है। तो समझें, ऊष्मा का जब हम बात करते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को या किसी स्रोत से वस्तु को ऊष्मा प्राप्त होती है, तो वो दो प्रकार की हो सकती है। पहली है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा की हम परिभाषा देते हैं, वस्तु के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापांतर से वृद्धि करने में आवश्यक ऊष्मा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु का हो और ताप में हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करें, तो जितनी ऊष्मा चाहिए उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पानी के लिए आपको याद रखना है, विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है, और जूल में अगर हम इसे लिखना चाहें तो 4.18 या इसे हम 4.2 जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। तो ऊष्मा जो ऊर्जा है उसका मात्रक तो है कैलोरी या जूल, ये हमें पता ही है, पर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। पर ये दोनों ही मात्रक एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक होगा 1 किलो कैलोरी। ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक है किलो कैलोरी, जो कि 1000 कैलोरी के बराबर होती है। और अगर हम जूल में लिखना चाहें तो 4200 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति केल्विन, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये इसका एसआई मात्रक ऊष्मा का होगा। तो पहली प्रकार की ऊष्मा है विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरे प्रकार की ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा। सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कब विशिष्ट ऊष्मा की बात होगी और कब गुप्त ऊष्मा की बात होगी, क्योंकि दोनों ही तो ऊष्मा ही है। तो याद रखना है, जब वस्तु के ताप में अंतर आएगा, ताप परिवर्तन होगा, तो हमेशा विशिष्ट ऊष्मा की ही बात की जाएगी ताप परिवर्तन होने पर। और गुप्त ऊष्मा की बात कब होगी? जब वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो, अर्थात अवस्था में परिवर्तन होने पर गुप्त ऊष्मा काम में आएगी। और ये दोनों कभी साथ नहीं होंगे। अगर ताप परिवर्तन हो रहा है तो अवस्था नियत रहेगी, और अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो ताप नियत रहेगा।
उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है और हम उसे गर्म करना शुरू करते हैं, तो 20 से पानी का तापमान 30, 40, 50 यानी ताप में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है, पानी का पानी ही है। इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पानी है और हम उसे गर्म करते हैं तो पानी का तापमान 100 से ऊपर नहीं जाएगा, पानी का तापमान 100 ही रहेगा, लेकिन उसकी अवस्था परिवर्तित होके पानी भाप बन जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन और ताप परिवर्तन कभी साथ नहीं होंगे। अब अवस्था परिवर्तन की बात करें। अवस्था परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, ठोस और द्रव का परस्पर या द्रव और गैस का यानी वाष्प का परस्पर। तो गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार की हो सकती है। पहली है गलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरी है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा काम में आएगी जब हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा काम में आएगी जब हम गैस में द्रव को परिवर्तित करते हैं। पानी की अगर बात करें तो गलन की गुप्त ऊष्मा का मान है 80 कैलोरी प्रति ग्राम और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, जिसे हम 540 भी ले लेते हैं, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। पर अब ये समझना भी आवश्यक है कि इसे गुप्त ऊष्मा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, साधारणतः हम ये मानते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा देंगे तो उसके ताप में वृद्धि होगी, पर अभी हमने समझा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पानी है तो उसे ऊष्मा देने पे उसके ताप में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, वो 100 डिग्री पर ही बना हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि तापमान तो वही का वही है, 100 डिग्री पानी का भी और भाप का भी, तो फिर इनकी ऊष्मा या ऊर्जा भी बराबर होनी चाहिए। पर यह असत्य है, क्योंकि पानी को भाप में परिवर्तित करने के लिए जो हमने गुप्त ऊष्मा की बात कही, अर्थात 540 कैलोरी प्रति ग्राम एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, अतिरिक्त देनी पड़ेगी। इसका अर्थ ये हुआ 1 ग्राम पानी के पास जो भी ऊष्मा है उतने में 540 कैलोरी और ऊष्मा दें तो वो 1 ग्राम पानी किस में परिवर्तित होगा? भाप में। मतलब भाप के पास प्रति ग्राम पानी से 540 कैलोरी ऊष्मा ज़्यादा है, पर वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि हमें लगता है दोनों का ताप तो बराबर है तो ऊष्मा भी बराबर होगी, और इसीलिए इसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के संपर्क में आए तो उससे हमारे शरीर को ऊष्मा मिलेगी जिससे हम जल सकते हैं, पर अगर हम भाप के संपर्क में आए तो पानी की अपेक्षा भाप के पास ज़्यादा ऊष्मा है, प्रति ग्राम कितनी? 540 कैलोरी। तो जब हम भाप के संपर्क में आएंगे तो भाप से हमारे शरीर को, हमारे त्वचा को ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऊष्मा है और ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी तो जलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अतः भाप से हाथ अधिक जलता है उबलते जल की बजाय, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है प्रति ग्राम 540 कैलोरी अधिक पानी की अपेक्षाकृत। इसी प्रकार ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि बर्फ़ 0 डिग्री पे एक हाथ में आप रखें और एक हाथ में आप 0 डिग्री पे पानी रखें, कौन ज़्यादा ठंडा लगेगा? तो सही उत्तर है बर्फ़, क्योंकि जैसा हमने अभी समझा, पानी के पास बर्फ़ की अपेक्षाकृत 80 कैलोरी ऊष्मा प्रति ग्राम ज़्यादा है। यानी बर्फ़ को जब हम 80 कैलोरी अतिरिक्त ऊष्मा देंगे तो वो किस में परिवर्तित होगा? जल में परिवर्तित होगा। तो पानी के पास पहले से ही ज़्यादा ऊष्मा है, और यहाँ विपरीत प्रक्रिया है। जब आप बर्फ़ और पानी हाथ में रख रहे हो, हमारा तापमान ज़्यादा है तो हमें प्राप्त नहीं होगी ऊष्मा, हमारे हाथ से ऊष्मा बर्फ़ में और पानी में खींच के जाएगी। तो जब हमारे हाथ से ऊष्मा जाएगी तो हमें ठंडा लगेगा। पानी के पास ज़्यादा ऊष्मा पहले से अवेलेबल है, प्राप्त है उसे, तो वो हमारे हाथ से कम ऊष्मा खींचेगा क्योंकि उसके पास पहले से ऊर्जा है। लेकिन बर्फ़ के पास पानी के अपेक्षाकृत 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा कम है, तो वो हमारे हाथ से ज़्यादा ऊष्मा खींचेगा, और ज़्यादा ऊष्मा हाथ से खींचेगी तो हमें ज़्यादा ठंडक लगेगी। तो भाप से उबलते जल की बजाय ज़्यादा जलन होगी, और बर्फ़ से 0 डिग्री पे ठंडे पानी की बजाय ज़्यादा ठंडक भी हमें लगेगी।
तो ये दोनों ही गुप्त ऊष्मा के प्रभाव के कारण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता या आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता। देखिए, गर्मियों में जब हम पसीने में भीग जाएं और पंखे के नीचे खड़े हों तो हमें बड़ी ठंडक और अच्छा लगता है। उसका कारण है पंखे के कारण पसीने का वाष्पन होता है, और वाष्पन में हमेशा ठंडक होती है, क्योंकि वाष्पन में ऊष्मा बाहरी वातावरण से ली जाती है तो उसका तापमान कम हो जाता है, तो वाष्पन में हमेशा ठंडक उत्पन्न होती है। पर अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी, यहाँ पे गर्मी भी दिया है, तो गर्मी है तो पसीना तो आएगा, क्योंकि तापमान शरीर से ज़्यादा है तो पसीना तो उत्पन्न करेगा शरीर, ताकि शरीर ठंडा हो। शरीर का खुद का जो संरचना है वो ऐसी ही है कि वो अपने आप ही बाह्य वातावरण के हिसाब से चीज़ों को परिवर्तित करता है। तो गर्मी के कारण, ऊष्मा के कारण पसीना आएगा तो सही, लेकिन अगर आर्द्रता ज़्यादा है, यानी पहले से ही वातावरण में जल वाष्प उपस्थित है और ज़्यादा कण उपस्थित है, तो जब पहले से ज़्यादा जल वाष्प उपस्थित है तो हमारे शरीर से या कहीं अन्यत्र से भी पानी वाष्प में परिवर्तित होकर वातावरण में नहीं पहुंचेगा या कम पहुंचेगा। तो जब कम पानी जाएगा, यानी हमारे शरीर से पसीने का वाष्पन कम होगा, तो हमें ठंडक भी कम मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव होने लग जाएगा, क्योंकि वाष्पन होना कम या लगभग बंद भी हो सकता है अगर आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसीलिए बारिश के दिनों में हमें ये अनुभव होता है कि आर्द्रता ज़्यादा होने से हमें ठंडक नहीं मिलती अगर गर्मी भी साथ में हो, क्योंकि वाष्पन कम हो जाता है पसीने का, जिससे ठंडक भी कम हो जाती है। अतः आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करने का कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है, जिससे ठंडक भी नहीं मिल पाती है। आज की कक्षा के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, ये ऑप्शंस हैं, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर, क्षेत्रफल और पकाए जाने वाले पदार्थ पर, छेद पर रखा गया वजन और पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या केवल ऊपर के छेद के क्षेत्रफल। हमने जैसे समझा था पहले प्रेशर कुकर के प्रश्न में कि प्रेशर कुकर में हम तापमान जब बढ़ता है, प्रेशर यानी दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे खाना जल्दी से पक जाता है, आसानी से पक जाता है। तो प्रेशर कुकर में हमें दाब बढ़ाना है, और दाब बढ़ाने के लिए ही हम ऊपर वज़न रखते हैं, जिसको हम सीटी बोलते हैं कुकर की, वो इस पर रखते हैं। लेकिन वो सीटी का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दाब अंदर बढ़ता गया और वो बाहर नहीं आ पाया तो प्रेशर कुकर फट भी सकता है। इसलिए एक निश्चित द्रव्यमान की सीटी हम ऊपर रखते हैं। तो जैसे जैसे अंदर दाब बढ़ेगा, यानी भाप बनने के कारण ऊपर की ओर दाब या बल लगेगा, तो वो बल ऊपर रखे गए वज़न पर लगेगा, और इस वज़न पर जब बल लगेगा, अगर वो बल इसके भार से ज़्यादा हो जाए तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगी। अर्थात जब ये ऊपर की ओर उठ जाएगी तो अंदर की भाप बाहर निकल जाएगी और तापमान थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि गर्म भाप बाहर निकल गई है। तो एक तो हमें सीधे से समझ में आ रहा है कि जो वज़न हमने रखा है उस पर तो निर्भरता होनी ही है। ज़्यादा वज़न तो भाप बाहर नहीं निकल पाएगी जल्दी, यानी तापमान बढ़ जाएगा, और कम वज़न तो जल्दी से भाप बाहर निकलेगी, तापमान कम रहेगा। दूसरी बात करते हैं छेद के क्षेत्रफल के बारे में। दाब का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब जब एक निश्चित मान से ज़्यादा होगा तभी ये ऊपर की ओर उठ सकती है। तो क्षेत्रफल पर भी हम देख रहे हैं यहाँ निर्भरता है, यानी क्षेत्रफल परिवर्तित करने पर दाब भी परिवर्तित होगा, और अलग अलग दाब पे जब भाप बाहर निकलेगी तो तापमान भी अलग अलग होगा। अतः हम समझ गए हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक तो ऊपर वज़न कितना रखा गया है, और जो छेद है जिस पे वज़न रखा है उसका क्षेत्रफल कितना है। अगर कम क्षेत्रफल रखेंगे दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ जाएगा
तो ज़्यादा दाब होने पर ही बाहर निकल पाएगा भाप, और ज़्यादा दाब पे बाहर निकलेगा यानी ज़्यादा समय तक भाप अंदर रहेगा, जिसके कारण तापमान ज़्यादा हो जाएगा। तो सही उत्तर हुआ प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर, यानी पहला ऑप्शन सही हुआ। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.